पीएम मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। कई शहरों को देंगे ऑक्सीजन प्लांट की सौगात। 161 ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे लोकार्पण। शारदीय नवरात्र की देश भर में धूम, मंदिरों में श्रद्धालुओं का आगमन। मुख्यमंत्री योगी का वाराणसी दौरा, राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट का समापन कार्यक्रम। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, डबल डेकर बस और ट्रक में जोरदार टक्कर। सपा अध्यक्ष का लखीमपुर दौरा, पीड़ित किसानों से मिलेंगे अखिलेश यादव। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी आज ऋषिकेश एम्स पहुंचकर वहां ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी गोरखपुर, प्रयागराज, नैनीताल और भोपाल के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी अपने वायुसेना के विशेष विमान से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से ऋषिकेश पहुंचेंगे और यहां ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से देश में करीब 161 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर कर दिया गया है। बेहतर प्रबंध पूरे हो चुके हैं। तो पीएम मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। देश को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं, ऑक्सीजन प्लांट की सौगात। एक दो नहीं, 161 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी आज। ऑक्सीजन का लोकार्पण करने के साथ ही ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है पीएम मोदी का। पीएम मोदी लगातार कई दौरों पर रहते हैं, वहीं आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि नए मुख्यमंत्री के चुनाव के बाद ये पहला दौरा है प्रधानमंत्री का जब वो उत्तराखंड जा रहे हो और उत्तराखंड की जनता के साथ साथ कई राज्यों को सौगात देते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर है। सुरक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गौरव। उनसे जानते हैं कि आज पीएम मोदी के क्या खास कार्यक्रम है। तो गौरव, आज क्या कुछ खास कार्यक्रम है पीएम मोदी के उत्तराखंड में? देखिए शिखा, मैं आपको बताऊं, जब से विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका है, उत्तराखंड में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश दौरा था, लखनऊ आए थे और न्यू इंडिया अर्बन कॉन्क्लेव के माध्यम से उन्होंने आवास भी बांटे थे, लोगों को संबोधित भी किया था और नई व्यवस्थाओं की, नई योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी थी, किस तरह से सरकार काम कर रही है, चाहे वो प्रदेश सरकार की बात करें चाहे केंद्र सरकार की बात करें। तो माना जा सकता है जिस तरह से उत्तराखंड में भी अगले साल चुनाव है, उन चुनावों को देखते हुए कुछ वहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री परिवर्तन भी हुए थे, अभी हाल में पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, युवा चेहरे हैं, युवा नेतृत्व है, तो माना जा सकता है कि विधानसभा चुनाव को देखते ये दौरा बहुत अहम है। पहले लखनऊ आए थे और वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ पर वो उनके द्वारा कई कार्यक्रम होंगे, शिलान्यास भी होगा, जिसमें आपको ऋषिकेश एम्स का जो ऑक्सीजन प्लांट है उसका शिलान्यास भी करेंगे, उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा जॉली जो एयरपोर्ट है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, वहाँ पर उसके टर्मिनल का उद्घाटन भी किया जाएगा। इसके साथ ही जैसा कि बताया कि 161 ऑक्सीजन प्लांट का, देश भर में जो ऑक्सीजन प्लांट है उनका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। जी गौरव, जिस तरह से राजनीतिक माहौल देखने को मिल रहा है, तो उत्तराखंड के इस दौरे से क्या कुछ असर पड़ेगा आने वाले चुनावों पर? नहीं, निश्चित रूप में बता दूं कि नरेंद्र मोदी चुनाव को देखते हुए बहुत सजग रहते हैं, समय समय पे दौरे करते रहते हैं। अभी हाल में लखनऊ का दौरा किया था, आज उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। तो माना जा सकता है कि अगले साल उत्तराखंड में चुनाव होने, उसको लेके दौरा बहुत अहम है, क्योंकि कार्यक्रमों के शिलान्यास लोकार्पण के अलावा भी वहाँ पर जनसभा को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और अपनी उपलब्धियों को, अपनी केंद्र सरकार की उपलब्धियों को, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता से साझा करेंगे। और निश्चित सी बात है कि जब प्रधानमंत्री देश का राजा किसी राज्य में जाता है, वहां पर लोगों को संबोधित करता है, एक अलग ही प्रभाव पार्टी विशेष को मिलता है, जो कि भविष्य में उनको मिलेगा। जी गौरव, चुनावी माहौल है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ क्या कुछ बात कर सकते हैं? किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है प्रधानमंत्री की?
देखिए चुनाव आने वाले जिस तरह से वहाँ पर मुख्यमंत्री परिवर्तन हुआ है, पुष्कर सिन्हा भी अभी नए बने हैं, नए नेतृत्व है, युवा हैं, तो माना जा सकता है उनका बैठक तो उनके साथ होगी। साथ में कुछ जी ऐसे टिप्स लिए जाएंगे कि उपलब्धियों को लेकर आपको सरकार के बीच जाना है, लोगों के बीच जाना है, जनता से साझा करना है, और उपलब्धियों के दम पे उन्हीं जो काम किए हैं योजनाओं के दम पे ही आपको आगामी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लड़ना है। तो माना जा सकता है मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक होगी, अहम बैठकें भी होंगी, और वहाँ पर प्रधानमंत्री लोगों को टिप्स देते नजर आएंगे कि किस तरह आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी वहाँ करनी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे लाइव। तो मुख्यमंत्री से बातचीत भी करेंगे और साथ ही उत्तराखंड के दौरे पर है तो सुरक्षा के काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं और देश को कई सौगात देने के साथ ही आज 161 ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी दौरे पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार शाम करीब 5 बजे वाराणसी पहुंच गए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। देर रात परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर मंदिर परिसर में ही इसकी समीक्षा की। आज सीएम योगी राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट का समापन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। दिव्यांगों को उपकरणों का वितरण भी करेंगे। सेगरा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो मुख्यमंत्री का आज वाराणसी दौरा है और इस दौरे को काफी खास माना जा रहा है क्योंकि दिव्यांगों को सौगात देते हुए नजर आएंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर हैं, जिसके लिए वो बीती शाम ही वाराणसी पहुंच गए हैं 5 बजे करीब। तो इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं और जनता के बीच आज मौजूद होंगे और संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि वाराणसी से आज जनता को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 5 बजे वाराणसी पहुंच चुके बुधवार शाम और इसके बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। देर रात परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया है मुख्यमंत्री ने और साथ ही काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का स्थलीय निरीक्षण भी करते हुए नजर आएंगे। शारदीय नवरात्र का आगमन हो चुका है। आज से 10 दिन तक मां दुर्गा की पूजा लोग पूरे भाव और श्रद्धा के साथ करेंगे। नवरात्रि के लिए खास तैयारियां भी की जा चुकी हैं और लोग इसकी शुरुआत हफ्तों पहले से ही करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान देश में कई मंदिरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन भी होता है और माता की आरती की जाती है। फिलहाल आज से शुरू हो रहे नवरात्र के पहले दिन देश भर में इसकी धूम देखने को मिल रही है। आदिशक्ति जगदम्बा का परम धाम विंध्याचल केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि प्रमुख शक्तिपीठ है। वर्ष में पड़ने वाले नवरात्र में लगने वाले विशाल मेले में दूर दूर से भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्र में आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप, मिर्जापुर की है, रायबरेली की है, किस तरह से माता के दर्शन के लिए लोगों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। शारदीय नवरात्रि का पर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिनों तक मां की आराधना की जाती है और शारदीय नवरात्र में 10वें दिन दशमी मनाई जाती है। हालांकि इस बार 8 दिन नवरात्र मनाए जाएंगे और 9वें दिन दशमी है, तो इसके लिए तैयारियां भी पूरी है। कई मंदिरों में भक्तों की सुविधा अनुसार सारी इंतजाम किए गए, सुरक्षा के इंतजाम किए गए, मेलों का आयोजन भी किया गया है। यह विंध्य क्षेत्र है। विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोलके विंध्य क्षेत्रम परम दिव्यम पावनम मंगलप्रदम। इसके समान पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में दूसरा लोक नहीं है और यहाँ पर मां विंध्यवासिनी का दरबार लगा हुआ है। यहाँ मंगला आरती के साथ साथ यह नवरात्र प्रारंभ हो जाता है, जो आज नवरात्र का प्रथम दिन है। प्रथमम शैलपुत्री च आया है पुराणों में कि वंदे वांक्षतलाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृक्षारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। वृक्ष बैल पे आरूढ़ है भगवती और वह गुलाबी कलर के वस्त्र को धारण की हुई है। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में पद्म को ली हुई है। नवरात्र में माँ के विशेष महत्व होते हैं, इसलिए कि 9 दिन माँ का ही दिन होता है, इसलिए लोग आते हैं नवरात्रि में, आते हैं दर्शन करने के लिए अपने से श्रद्धा से और कुछ न कुछ मनोकामना मांगने के लिए। अरे माँ के दर्शन करने इसलिए आए हैं कि नवरात्र शुरू हुआ है और हमेशा आते हैं
और फिर आए हैं माँ के दर्शन करने के लिए। माँ हमेशा हमारी मनोकामना पूर्ण करती है, इसलिए सदैव यहाँ आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं। 2 साल कोरोना के काल के कारण कहीं ना कहीं भक्तों को निराशा हुई थी, तो अब चीज़ें सामान्य हुई हैं क्या? अब सामान्य हुई हैं, लोग फिर जो है मंदिर में आना शुरू हो गए। फिर माता रानी सबके जो है सब काम पूर्ण करेंगी और सब लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ माता रानी सबका जो है ध्यान रखेंगी और सब पूर्ण होगा उनके कार्य। पिछले साल कोरोना की वजह से कोई नहीं थे, लेकिन इस साल कोरोना से काफ़ी राहत है और अच्छा कितने वर्ष पुराना है मंदिर? 200 साल पुराना। माँ दुर्गा की उपासना का पर्व नवरात्र आरंभ हो चुका है। अब की बार नवरात्रि हालांकि 9 दिन के न होकर 8 दिन के ही हैं। 7 अक्टूबर से शुरू होकर विजयदशमी के दिन 15 अक्टूबर को खत्म होंगे। ऐसी मान्यता है कि ये 9 दिन देवी माँ अपने भक्तों के कल्याण के लिए धरती पर आती हैं और 9 रूपों में भक्तों को दर्शन देकर उनके जीवन का कल्याण करती हैं। हम इस समय 20 शहर में स्थित मनसा देवी मंदिर में है, जो लगभग 200 वर्ष पुराना है। हम कैमरामैन से कहते दिखाएं, यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। हालांकि 2 कोरोना काल से कहीं ना कहीं भक्तों को निराशा हो गई। हमारे साथ एक भक्त भी हैं, आइए जानते हैं इनका क्या कहना। क्या बच्चे हैं आपका? हमारा विजय कुमार गुप्ता। आप यहाँ देवी माँ के यहाँ आए हैं? यहाँ तो हर साल आते हैं, 2 बार आते हैं। आपकी बात पिछले कोरोना साल में कहीं ना कहीं दिक्कत हुई थी, क्या मांगा देवी माँ से आपने? सुख शांति मांगा सभी। और क्या कहना है आपका? देवी माँ से सुख शांति मांगा है इन्होंने। और कहीं ना कहीं हमारे साथ एक भक्त और है, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। क्या परिचय है आपका? आज यहाँ नवरात्र में आए हैं आप, क्या कहना है आपको? अच्छा लगता है, संतुष्टि मिलती है, मन को संतुष्टि मिलती है। कोरोना काल में कहीं ना कहीं 2 वर्ष भक्तों में निराशा हुई थी, तो अब चीज़ें सामान्य हुई, क्या? परेशानी तो हुई, लोगों को निराशा हुई, लेकिन अच्छा लगता है। अब अच्छा लग रहा है और इनकी ये आस्था है कि देवी माँ इनके सभी कष्टों को दूर करेगी। ऐसी मान्यता है कि जो लगातार 9 दिन मनसा देवी मंदिर में लगातार देवी के विभिन्न रूपों के दर्शन करता है, देवी माँ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। कैमरामैन के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी, रायबरेली। तो माता के दर्शन के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लोग मंदिरों में आ रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। तस्वीरें आपको दिखाई हमने किस तरह से भक्त श्रद्धा भाव लेकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मंदिरों की सजावट देख सकते हैं आप, फूल मालाओं से सुशोभित है मंदिर, दियों से जगमगा रहे हैं, साथ ही धूप से महक रहा है। आरती हो चुकी है, मंगला आरती के बाद से ही भक्तों का तांता लगा है और हफ्तों पहले से मंदिरों में सजावट का काम भी शुरू हो जाता है और भक्त भी काफी उत्साहित होते हैं। दूर दूर से प्रसिद्ध मंदिरों में भक्तों का आना लगा रहता है और ऐसी ही तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोरोना काल है और वहीं लोग मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रसिद्ध मंदिर से, लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। तो हम जानते हैं संवाददाता अश्विनी से। अश्विनी, इस वक्त मंदिर में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? आज से शारदीय नवरात्र का शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जो मंदिर है वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज से 9 दिन आदिशक्ति की पूजा होगी। आज शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। अभी हम राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित दुर्गा माता मंदिर मौजूद है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जो है मंदिर में पूजा करने की अगर तैयारियों की बात की जाए तो बहुत ही जो है गहनता से तैयारियां की जा रही है, क्योंकि आज से 9 दिन जो है आदिशक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। अगर मंदिरों की बात की जाए, मंदिरों में सजावट अभी ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रही है और लोग जो है ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे हैं मंदिर में और पूजा पाठ, पूजा अर्चना कर रहे हैं और आदिशक्ति से अपने जो है वर मांग रहे हैं अपने लिए और अपने शुभकामना, अपने उज्जवल भविष्य के लिए। अभी यहाँ के पुजारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जो है पुजारी से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार नवरात्र में क्या कुछ खास है। क्या नाम है आपका? बालक दास जी, इस बार नवरात्रि में क्या कुछ खास है? हम दूसरे पुजारी से बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका?
विजय जी, इस बार नवरात्रि में क्या कुछ खास है? और 9 दिन इस बार जो है नवरात्रि रहेगी और 8 दिन नवरात्रि और 9 दिन दशमी होगी। खास बात यह है कि हर साल की तरह जो है इस बार भी जो है मंदिर की विशेषता है कि जितने भी नवरात्र स्टार्ट होते हैं, हर नवरात्र फर्स्ट नवरात्र को अखंड जो ज्वाला जिसे आती है हिमाचल प्रदेश से, और जो कन्याओं को भोज खिलाया जाता है, भोजन किया जाता है, और शाम तक काफी हजारों संख्या में श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं। और काफी पुराना मंदिर है हमारा। हमें सुंदरी जी हमारे जो है सीनियर हैं, इनको भी नहीं पता है कि कितना पुराना मंदिर हमारा ये है, और इससे पहले से लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। बहुत पुराना मंदिर है और भुइयां बाबा देवस्थान के नाम से मंदिर है और माता जी का नाम है, और जितने भी हमारे यहाँ देवी देवता है सबके जो है मूर्तियां हैं यहाँ पे। जी, अश्विनी ये भी जानकारी एकत्र करिए कि कोरोना काल है तो क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और लोग क्या सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन कर रहे हैं? जी बिल्कुल बात करें, लगातार अगर देखा जाए तो कोरोना की संभावित तीसरी लहर भी आने वाली है। ऐसे में नवरात्रि पड़ रही, पिछली बार नवरात्रि में लोग मंदिर नहीं पहुंच पाए थे, पूजा पाठ नहीं कर पाए थे, तो इस बार कोरोना के प्रोटोकॉल को लेकर किस तरीके की व्यवस्था है? प्रोटोकॉल पूरा फॉलो किया जा रहा है। 3 से 4 लोग करके जो है दर्शन करने आ रहे हैं मंदिर पे, और शाम को मास्क वगैरह और सैनिटाइजर वगैरह पूरी व्यवस्था की गई है। और देखें जैसे कि आप देख सकते हैं तैयारी की जा रही है, पूरा फल वगैरह आ चुके हैं, टेंट वगैरह सब लग चुका है। प्रोटोकॉल पूरा नियम से फॉलो हो रहा है। 4-3 से श्रद्धालु अपना दर्शन करेंगे। इस बार हजारों की संख्या में इस मंदिर में लोग पहुंचते हैं, तो क्योंकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर भी है, तो उनके लिए क्या सोशल डिस्टेंसिंग की सभी व्यवस्था की गई है? और जो है हजारों की संख्या में लोग रहेंगे, जागरण रहेगा, तो उसमें क्या सुरक्षा व्यवस्था क्या इंतजाम रहेगा? घेरा होता है 6 फुट की दूरी जो है एरिया बना के, एक रिंग बना के सबको जो है 6 फुट की दूरी पे बैठाया जाएगा, और सबको सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर बंदियां लगा के सबके जो है पानियां अलग की जाएंगी। ऐसी व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, आप देखते हैं पुजारी का कहना है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, तो ऐसे में जो है हर तरह की व्यवस्थाएं की गई है। कोरोना को देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के लिए जो है ड्राइव और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा, और मास्क और सैनिटाइजर की भी उचित व्यवस्थाएं की जाएंगी। जी अश्विनी, वहाँ पे लोगों की भीड़ कितनी देखने को मिल रही है इस वक्त? लखनऊ के जितने भी मंदिर हैं तो उनमें कैसा माहौल है? जब आज सुबह से ही जो है मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ, लगातार जो भक्त हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं, अपनी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ कर रहे हैं। अभी जिस मंदिर में हम मौजूद हैं इसमें आप देख सकते हैं सुबह ही जो है पूजा अर्चना करके इस मंदिर में भक्तों के लिए खोल दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा भक्त आ रहे हैं और अपना जो है श्रद्धा भाव के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं। तस्वीरों में आप दिखाना चाहेंगे कि तमाम वो भक्त हैं जो सुबह से ही मंदिर में लाइन में लगे हुए हैं और जो है पूजा पाठ करने के लिए जो है लाइन में लगे हुए हैं सुबह से ही, और जो है अब लाइन में लगे हुए क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से बहुत कम जो है लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है। करीब 5 लोग करके अंदर आ रहे हैं, और दर्शन करके जब वो बाहर जा रहे हैं तब दूसरे लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है। जी बिल्कुल अश्विनी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मेलों का आयोजन होता था नवरात्रि के वक्त में, तो क्या कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से उन्हें अनुमति मिली है? आपको बता दें कि जिस तरीके से मेलों का आयोजन होता था, लेकिन अगर पिछले 2 बार की बात की जाए, पिछले 2 सालों में मेले का आयोजन नहीं हो सका क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के चलते जो है अनुमति नहीं मिल पाई थी। इस बार जो छोटे छोटे जगह पे है वहाँ पे अगर प्रशासन ने अनुमति दी भी है तो जो है उस जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग और जो है मास्क सैनिटाइजर पूरे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कराया जाएगा, और नहीं तो जिस बड़े मेले के जो आयोजन होते थे उनको अनुमति अभी नहीं मिल पाई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आपने तस्वीरें देखी किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी है, श्रद्धालु दर्शन करने के लिए सभी मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कुछ लोग दूर दूर से प्रसिद्ध मंदिरों में जा रहे हैं तो कुछ पास के ही मंदिरों में जाके पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं मिर्जापुर और रायबरेली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रसिद्ध मंदिर है जहां पे भक्तों का तांता लगा है। सजावट देख सकते हैं आप, कितनी भव्य तैयारी की गई है माता के आगमन की। यूपी के बाराबंकी जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां डबल डेकर बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसमें 9 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा हादसे में 27 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा थाना देवा अंतर्गत माती क्षेत्र में हुआ है। खबर के मुताबिक डबल डेकर बस दिल्ली से गोंडा बहराइच जा रही थी। हादसे के बाद लोगों की चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को बाहर निकाला। पुलिस ने घायल लोगों और शवों को जिला अस्पताल भेजा है। जिला अस्पताल में ही घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। वहीं सीएम योगी ने हादसे को लेकर दुख जताया है।
तो रोज ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां पे तेज रफ्तार का कहर देखने को मिलता है। वहीं बाराबंकी से भी ये खबर सामने आई है। दिल दहला देने वाली ये खबर है क्योंकि जबरदस्त टक्कर थी और इसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा हादसे में 27 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि इस हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक भी व्यक्त किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है आला अधिकारियों की, जिसकी वजह से तेज रफ्तार का कहर आए दिन देखने को मिलता है। अरे गांव जा रहे थे बहरेज जा रहे थे बगड़वा बाजार। अच्छा, हाँ, दिल्ली से आ रहे थे और इसी हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया ट्रक और बस से। कितने बजे की घटना? अरे उसमें तो सवारी कम से कम 100 के आसपास में थी। बैठी है? हाँ, बाकी तो कम से कम 70% तो मर गए। 70% मर गए होंगे, 30% बची हुई है बस। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं गौरव, ये जानना चाहेंगे हम आपसे कि किस तरह से ये हादसा हुआ है। तेज रफ्तार का कहर रोज देखने को मिलता है, क्या इसके पीछे कोई और वजह भी है? सरकार समय समय पर सड़क सुरक्षा से लेके यातायात नियमों के लिए अपने बताती रहती है, नियम बड़ी बताती है, लोगों को जागरूक भी करती है, पर होता भाई है ढाक के 3 पार। और इसमें भी इस बस दुर्घटना में यही चीज़ सामने आई है कि जो बस है आपकी दिल्ली से गोंडा बैराज की तरफ जा रही थी, उसको उल्टी दिशा में आ रहे ट्रक ने सामने टक्कर मार दी। डबल डेकर बस थी और टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के परखच्चे उसमें उड़ गए थे जी। अगर मृत्यु का आंकड़ा बताएं तो पहले 9 था, अब ये आंकड़ा 12 हो चुका है। लगभग 12 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इसके अलावा जो 27 लोग घायलों का आंकड़ा दिया जा रहा था, अब वो घायलों की संख्या लगभग 32 हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर बड़ा हादसा है। मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी संवेदना भी व्यक्त की है, घायलों को समुचित उपचार देने की, और उनको सहानुभूति भी उन्होंने दी है कि जो मृतक के परिजन है सहानुभूति दी है। साथ ही साथ भी बताया भी है कि इस तरह से जो हादसा हुआ है ये साफ तौर पे साबित करता है कि अभी भी यातायात नियमों के तहत हम लोग सजग नहीं है, पब्लिक सजग नहीं है, जो यातायात वाहन चलते सजग नहीं। उल्टी दिशा में जो ट्रक आ रहा था उससे टक्कर मारी गई है। बस अपनी सीधी दिशा में जा रही थी। डेबा के माटी क्षेत्र में हादसा हुआ है, तो माना जा सकता है बड़ा हादसा है। 12 लोगों की मौत हुई है, 32 लोग घायल हैं और 30 इसमें पुलिसकर्मी भी शामिल है। अभी तक की जानकारी प्राप्त हो सकी है। गौरव, रोज इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं और कई बार ऐसा पाया जाता है कि जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो नशे में लीन होते हैं, तो इनकी जगह जगह पर जांच क्यों नहीं होती है? देखिए, मानक बनाए जाते हैं। मानक हिंदुस्तान में कई बनाए गए, चाहे ट्रक ड्राइवरी को हो चाहे बस ड्राइवरी को हो। ओवरलोड भी नहीं चलना है, नशे में भी नहीं चलाना है। कई जगह आप में देखे होंगे होर्डिंग्स भी लगी रहती हैं, जागरूक भी किया जाता है। पर मैं आपको बताया ढाक के 3 पार वाली बारी कहानी बताई कि इसको लोग फॉलो नहीं करते, इसका पालन नहीं करते और उसका नुकसान होता है। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो प्रतिदिन 3 से 4 हज़ार लोग ऐसे होते हैं जो सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं या गंभीर रूप से घायल होते हैं। तो बड़ा मामला है, पर लगातार जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं ये साफ तौर करता है कि यातायात नियमों के तहत ना जनता सजग है और ना ही गाड़ी चलाने वाले लोग। गौरव, जांच कहां तक पहुंची है इस मामले में? अभी तो फिलहाल जांच हो रही है, पुलिस के अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। घायलों को बाराबंकी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो मृतक हैं उनके परिजनों को बुला लिया गया है। पुलिस द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिससे कि लोग जानकारी प्राप्त कर सकें कि उनके अगर सवारी वहां उस गाड़ी में थी तो वो मर चुके, यानी मृत्यु हो चुकी है या घायल है, उनकी लोकेशन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हेल्पलाइन नंबर पुलिस द्वारा जारी किया गया, अधिकारी पहुंच चुके हैं। घायलों को समुचित उपचार की व्यवस्था कराई जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं इस घटना पर संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि घायलों को समुचित उपचार की व्यवस्था शासन द्वारा की जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे। तो डबल डेकर बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है और कई घायल भी हो गए हैं। 19 लोगों की मौत बताई जा रही है और 27 करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। और जो मामला और जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये बता रही है कि बस अपनी दिशा में जा रही थी, लेकिन उसको जोरदार टक्कर ट्रक ने मारी है। लखीमपुर में हुए घटना पर हो रही राजनीति को लेकर बीजेपी के कद्दावर नेत्री उमा भारती ने प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पर प्रदेश दंगा कराने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक कांग्रेस प्रदेश में खून की नदियां बहाना चाहती है, जिससे नाव चलाकर सत्ता पर बैठे। वहीं रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंची उमा भारती सरयू तट पर
आचमन के साथ हनुमानगढ़ी पर भी दर्शन पूजन किया। उमा भारती ने लखीमपुर घटना पर कहा कि जब न्यायिक इंक्वायरी रिटायरमेंट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में किया जा रहा है तो इसके बाद अब किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है और किसान आंदोलन को गलत बताते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के विरुद्ध है। बीजेपी नेत्री उमा भारती ने प्रियंका वाड्रा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये इमरजेंसी भूल गई है। जब एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठी है एक रिटायर्ड मजिस्ट्रेट के उसमें, तो अब इसके बाद किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। दूसरा, किसान आंदोलन स्वयं ही सब जुडिस है, कोर्ट के एक आदेश के अधीन सब बंधे हुए हैं। इसलिए ऐसी स्थितियों में इसमें से राजनीति निकालने की चेष्टा करना ना तो किसानों के हित में है, ना भारत के संविधान और लोकतंत्र के हित में है। अब मैं आती हूँ संविधान और लोकतंत्र पे। तो ये जो मिसेज वाड्रा बैठी हुई हैं, इनको इमरजेंसी भूल गई क्या? इनको 10,000 सिखों को जिंदा भूना जाना भूल गया क्या? इनने भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा कराया, धर्म के नाम पे कराया, ये भी भूल गया क्या? महात्मा गांधी की कृषि नीति जो थी कि देश कृषि आधारित आर्थिक प्रगति के रास्ते को पकड़े, उसको नेहरू जी ने पलट दिया। इसको भी भूल गए क्या? इसलिए कृषि, किसान, लोकतंत्र, संविधान, ये शब्द बोलने का। कई घंटे की हिरासत में रहने के बाद कांग्रेस के नेता सचिन पायलट और आचार्य प्रमोद कृष्णन मुरादाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रिहा होने के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि यहां का प्रशासन मुझे लखीमपुर जाने की परमिशन नहीं दे रहा है और ना ही मुझे मुरादाबाद में ठहरने की परमिशन दे रहा है। मुझे प्रशासन की गाड़ी के द्वारा यूपी के बॉर्डर तक भेजा जा रहा है। हम लोग वापस दिल्ली जा रहे हैं। तो वहां आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और यहां पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें यहां पर कई घंटे हिरासत में रखा गया। कई घंटे से हमको यहाँ डिटेन किया हुआ था पायलट साहब को, और किसी भी कीमत पर लखीमपुर जाने की इजाज़त हमें नहीं दी गई। अब पुलिस की कस्टडी में वापस दिल्ली जाने को मजबूर किया जा रहा है। सचिन पायलट साहब सरकारी गाड़ी में हैं और हम लोग पुलिस कस्टडी में दिल्ली वापस। जनपद में इन दिनों हैवान बने लोग मासूम बच्चों के जीवन के लिए काल बन बैठे हैं। ऐसा ही मामला जिले के जगतपुर कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां हड़कंप उस समय मच गया जब 7 साल के बच्चे का शव नाली में मिट्टी के बीच मिला। शव मिलने से अस्पताल के लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव पहुंचे और मृत बच्चे के परिजनों को सांत्वना दी। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये हमारे हत्या कर जानता है हमारे बच्चा का बुला के यहाँ ला के। कहाँ पे ले आए थे? यार लाए हमें देहवा के यहाँ बंझोलवा। तो किसने बताया कि हत्या हुई? यार लड़के गए हैं महेश, तो बताए नहीं सर्दी आई रही टट्टी, तो वही गई बताए कि वहाँ एक लड़का मरा पड़ा है। अच्छा, गांव के ही लोगों ने सूचना दी आपको? लोग हैं, गाँव के लोग हैं, यहाँ कहाँ टट्टी आई है साहब, तो हमारे साहब ने हमका जिन कहा का तो खेलत हुई है। फरीदाबाद में कांग्रेस नेता ललित बड़ाना और अनीस पाल राजेश आचार्य के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी मामले में मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। लखीमपुर खीरी जाते वक्त कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और गिरफ्तारी के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया और सरकार पर आरोप लगाने के साथ ही लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों के लिए 2 मिनट का मौन व्रत किया और कैंडल जलाकर अपनी श्रद्धांजलि दी। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से किसानों के लिए मैदान में उतरी है और एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का किसानों के लिए और मजदूरों के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, वही हमारी नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जो किसानों के साथ बर्बरता हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, वो हम सब ने उसको देखा है कि किस तरीके से किसान का शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था, उनको किस तरीके से कुचला गया। उनकी आवाज़ को उठाने के लिए, उनकी संवेदनाओं को प्रियंका जी व्यक्त करने के लिए वहां पर जा रहे थे, उनको नज़र बंद किया गया। क्या इस तरीके की तानाशाही है? यूपी सरकार पूरी गुंडागर्दी। ऐसा है कि हमारे साथी चौधरी ललित बड़ाना जी के नेतृत्व में आज हम सब साथी यहीं इकट्ठे हैं। राजेश भाई, आप देखो कि किसानों के साथ जो हुआ, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उसके बाद मंत्री बयान देते हैं कि जिनको 45 लाख रुपए जिन परिवारों को मिल गए, परिवार खुश हैं। आप बताइए, जिनके घर के बच्चे चले गए, क्या वो खुश होंगे? कोई FIR आज दर्ज हुई।
लखीमपुर खीरी कांड मामले में आज अहम दिन है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिस पर आज सुनवाई होगी। इसके अलावा आज अखिलेश यादव लखीमपुर जाकर पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। इससे पहले बुधवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लखीमपुर पहुंचकर मृतक किसानों के परिवारों से मुलाकात की। योगी सरकार ने बुधवार को ही लखीमपुर जाने पर रोक हटा दी थी। जनता पार्टी की सरकार में वो मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, इसलिए उंगली उन पर उठी है, इसलिए जेल नहीं भेजा जा रहा है। वरना मामूली वाली घटना में आप देखो गोली मार दी गई लोगों को, हत्याएं हुई हैं और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज्यादा नोटिस सरकार को मिली है। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे ये सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। सरकार के रहते हुए न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए सिटिंग जज के मॉनिटरिंग में ये जांच। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।